स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, तबलीगी जमात के कार्यक्रम के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़े। तबलीगी जमात मरकज से सभी 2300 लोगों को बाहर निकालकर क्वारंटीन में भेजा गया। 1000 से ज्यादा लोग 9 अस्पतालों में भर्ती। केंद्र ने कहा, लॉकडाउन का सभी राज्यों में प्रभावी तरीके से हो रहा है पालन। राज्यों से आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और सप्लाई चेन की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश। कार्गो मूवमेंट बिना रुकावट के जारी रखने और पीएम गरीब कल्याण योजना को हफ्ते भर के भीतर लागू करने का भी आदेश। कैबिनेट सचिव ने प्रवासी मजदूरों के मसले पर राज्यों को दिया निर्देश। उनको सभी सुविधाओं का मिलना हो सुनिश्चित। 21,000 से ज्यादा राहत केंद्रों में रह रहे हैं 6 लाख से ज्यादा लोग। 20,000 कोच को आइसोलेशन बेड से युक्त बनाएगी रेलवे। कोविड-19 के चलते सीबीएसई का फैसला, कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ने वाले सभी छात्र अगली कक्षा में होंगे प्रमोट। 9 और 11वीं के छात्रों का स्कूल के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में होगा प्रमोशन। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। अब तक संक्रमितों की संख्या 9 लाख के करीब पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा 43,000 के पार। इटली और स्पेन में सबसे ज्यादा मौतें। दिल्ली स्थित निजामुद्दीन इलाके में 1 से 15 मार्च तक हुए तबलीगी जमात के एक आयोजन में हिस्सा लेने वालों में कोरोना के संक्रमण के कई मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार बेहद सख्त है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। राज्यों को तबलीगी जमात में शामिल लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने के प्रयास तेज करने को कहा गया है, क्योंकि इस घटना से कोविड-19 महामारी का जोखिम बढ़ गया है। राज्यों को जमात के लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर पूरी करने के लिए कहा गया है। तबलीगी जमात में आए विदेशियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया है। राज्यों से विदेशियों और जमात के आयोजकों के विरुद्ध वीजा शर्तों के उल्लंघन की कार्रवाई शुरू करने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि तबलीगी जमात के कारण कोविड-19 संक्रमण के केस बढ़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि तबलीगी जमात के कारण किस राज्य में कितने मामले बढ़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 23 मामले बढ़े हैं। वहीं तेलंगाना में 20 नए मामले कोविड-19 के संक्रमण के रिपोर्ट किए गए हैं और इन मामलों को कहा जा रहा है कि इनके पीछे का मुख्य कारण तबलीगी जमात के कारण ये बढ़े हुए मामले हैं। जब वो लोग निकल के इन राज्यों में गए, आंध्र प्रदेश में 17 मामले सामने आए हैं, अंडमान निकोबार में 9 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में अभी तक जो 7 राज्य सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा मामले हैं। 65 नए मामले सामने आए हैं जो कि तबलीगी जमात के कारण ये केस बढ़े हैं। दिल्ली में 18 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में ही तबलीगी जमात का मुख्यालय है। निजामुद्दीन में 18 मामले सामने आए हैं। पुडुचेरी में 2 मामले सामने आए हैं, जिनके पीछे का कारण तबलीगी जमात ही कहा जा रहा है। यहाँ पे जो लोग थे वो जब इन राज्यों में पहुंचे हैं तो इस कारण इन राज्यों में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़े हैं। कई और राज्यों में भी इन मामलों की जांच हो रही है। जल्दी आने वाले समय में उन राज्यों में किस रफ्तार से ये मामले बढ़े हैं ये सामने आएगा। तबलीगी जमात के लोगों को दिल्ली पुलिस ने पहले ही समझा दिया था। आइए आपको दिखाते हैं ये वीडियो, जिसमें लगातार निजामुद्दीन इलाके में पुलिस अधिकारी इन लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों एक जगह इतने लोगों का इकट्ठा होना सभी के लिए जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे। लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है।
अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ। सर हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह गए हैं, 1,500 हम भेज चुके हैं और अब भी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के। दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खजौली का है, बिजनौर का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील क्या करें बताइए। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। एसडीएम साहब से संपर्क करें तुरंत, और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं इस तरह के नहीं आएंगे। स्पेशल ब्रांच की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं, तुरंत प्रभाव से इसको कीजिए। और अभी आप एसडीएम साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा होगा, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए जो मैंने कहा। मैंने सुन ली, कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की वही रही है। इस बात पे मेरे को 1 सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना। मैंने आपको ये बता दिया, एसडीएम साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं एसडीएम साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। थाने के एसएचओ लगातार इन लोगों को, तबलीगी जमात के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आप लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, जो कि हमने देखा कि पिछले 48 घंटे में किस तरह से उस जगह को खाली कराया गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि निजामुद्दीन इलाके में आयोजित हुए तबलीगी जमात का आयोजन एक गैर जिम्मेदाराना कदम था। जिस तरह से कितने लोगों की जिंदगियां, कितने लोगों की जानों को इन्होंने खतरे में डाला, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरा देश जब एक स्वर में एकजुट होकर के इस कोरोना के कहर को ख़त्म करने के लिए, उसको परास्त देने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए एकजुट खड़ा हुआ है, तो ऐसे हालात में इस तरह की ख़तरनाक सोच, इस तरह की ख़तरनाक आपराधिक चीज़ें, इसको हम एक नेग्लिजेंस नहीं कहते, इट्स क्रिमिनल नेग्लिजेंस। और इस मामले में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी कहा है कि सबको नियमों का पालन करना चाहिए था। प्रधानमंत्री 130 करोड़ हिंदुस्तानी की फिक्र करते हैं। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते, बल्कि हर भारतीय की रक्षा अपना धर्म समझते हैं। इसलिए उन्होंने पूरे देश के लोगों से अपील की। पूरे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री की बात मानी। अगर मरकज में भी जो लोग रुके थे वो उसी दिन प्रधानमंत्री की बात मानकर अपने अपने स्थान पर जाते तो ऐसी घटना नहीं होती। अभी भी जो लोग मरकज में थे उनमें बहुत से लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, बहुत से लोग पॉजिटिव निकले हैं, और जो लोग पिछले हफ्ते 10 दिन में मरकज के अंदर आए हैं, वहाँ से गए हैं, वो कहीं भी हों उनको तुरंत पुलिस को, प्रशासन को बताना चाहिए, उनको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। निजामुद्दीन में दिल्ली के तबलीगी जमात के मुख्यालय में 200 से ज्यादा लोग शामिल थे। इस दौरान तबलीगी जमात के खिलाफ किस तरह के कदम उठाए गए हैं, आइए एक बार आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। कब कब ये एहतियात दी गई, उन्हें कहा गया कि वो उस जगह को खाली करें। 21 मार्च को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ भारत में तबलीगी जमात कार्यकर्ताओं का विवरण साझा किया। तब तक ये संकट सामने आ चुका था। 21 मार्च को 824 विदेशी तबलीगी जमात कार्यकर्ता देश के विभिन्न हिस्सों में थे। 1 से 15 तारीख तक का ये कार्यक्रम था। उसके बाद यहाँ पर मौजूद 2000 से ज्यादा, जिसमें देश भर के और विदेशों से आए तबलीगी जमात के लोग मौजूद थे वहां, और यहाँ से ये देश के कई हिस्सों में गए हैं। 29 मार्च को 162 जमात कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन केंद्रों में भेजा गया। 1339 जमात कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन किया गया है, और इनको जिन अस्पतालों में रखा गया है वो LNJP है, RGSH है, GTB है, DDU अस्पतालों को, और एम्स और झज्जर के अलावा नरेला, सुल्तानपुरी और बकरवाला क्वारंटीन केंद्रों में इन्हें भेजा गया है। तबलीग जमात की पृष्ठभूमि पर आइए एक नजर डालते हैं।
ये जमात का मुख्यालय यानी कि मरकज दिल्ली के निजामुद्दीन में है। धार्मिक उद्देश्य के लिए देश भर और विदेशों से मुसलमान मरकज पहुंचते हैं और 216 विदेशी नागरिक मरकज में रह रहे थे। 1500 से अधिक भारतीय जमात कार्यकर्ता भी मरकज में रह रहे थे। 2100 भारतीय जमात कार्यकर्ता मिशनरी काम के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे थे। जो तमाम खबरें जो सामने आ रही हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि जिन 7 राज्यों में एकदम से पिछले 24 से 48 घंटे में कहा जा सकता है कि जो मामले बढ़े हैं कोरोना वायरस के, उनका कहना है कि उसका मुख्य कारण तबलीगी जमात के लोग जब तमाम राज्यों में पहुंचे हैं उसके बाद ये मामले सामने आए हैं। कुछ लोग तबलीग गतिविधियों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में समूहों में भी जाते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि तबलीगी जमात में 1 से 15 तारीख तक जब इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा थे तो क्यों नहीं उन तमाम नियम कायदों का पालन किया गया? क्या वजह थी? दिल्ली सरकार ने जब लॉकडाउन की घोषणा की उसके बाद भी इस इलाके में इतने लोग मौजूद थे। क्या कोरोना वायरस के संकट को तबलीगी जमात नहीं समझ रही या फिर उसका ये एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई में? वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करते हैं अन्य खबरों की। एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहें। Should I wear a medical mask? If you are healthy, you only need to wear a mask if you are taking care of a person with suspected COVID-19 infection. You could wear a mask if you are coughing or sneezing. Masks are effective only when used in combination with frequent hand cleansing with। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज नाइट में। हम ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे थे कि तबलीगी जमात में जिस तरह से लोग एक बड़ी संख्या में इकट्ठा थे और फिर देश के तमाम हिस्सों में जब वो पहुंचे हैं उसके बाद से कोरोना वायरस के संकट में जो इजाफा हुआ है उसके पीछे का मुख्य कारण भी माना जा रहा है। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि आखिर ये क्या कारण रहा कि इतने सारे लोग मौजूद थे लेकिन किसी को इसकी गंभीरता, इसकी संवेदनशीलता और ये संकट कितना बड़ा हो सकता है इसका एहसास नहीं था। इसी पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारा विशेष है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तबलीगी जमात का गैर जिम्मेदाराना रवैया। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रफुल्ल केतकर हैं, एडिटर ऑर्गेनाइजर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रफुल्ल साहब। यासिर जिलानी है, स्पोक्स पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के। यासिर साहब, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कि तबलीगी जमात मुख्य रूप से क्या करता है? 1 से 15 तारीख तक देश भर से तमाम लोग इस यहाँ पर मौजूद थे और इसी दौरान 3 एक तरह से कह सकते हैं कि वार्निंग दिल्ली सरकार ने जारी की। इसके अलावा देश में लॉकडाउन है। फिर क्या कारण था कि यहाँ पर इतनी बड़ी जमात ने इस संकट को समझा नहीं? सबसे पहले तो तबलीगी जमात दर्शकों के लिए जरा समझाएं है क्या? देखिए, तबलीगी जमात का हिंदुस्तान में मुझे लगता है लगभग 100 साल का इतिहास है और तबलीगी जमात ने एजुकेशन रिफॉर्म्स पे और रिलीजियस अपनी चीज़ों को, जो कुरान की, हदीस की, फ़क़ा की, इन सब की जानकारी का एक बहुत बड़ा केंद्र है और वहाँ पे देश विदेश से और देश के तमाम सूबों के हिस्सों से लोग आते हैं और अपनी एजुकेशन को हासिल करते हैं और एक प्रीचिंग का पूरी व्यवस्था है वहाँ पे धर्म को लेके। लेकिन इस वक्त हमारे भारत के अंदर कोविड-19 को लेके जिस तरीके से पूरे दुनिया में महामारी
कहर बरपा रही है, उसी तरीके से हमारे भारत में भी कोविड-19 का असर है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से डे बाय डे हमारे नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो चीज़ें हुई हैं, ख़ास करके वहाँ पे एक मौलाना साद हैं जो इसके हेड हैं। सबसे बड़ा गुनाह अगर किसी ने आज के दिन में किया है तो मौलाना साद के ज़िद ने किया है। मौलाना साद को जब 3 तारीख को पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ये कहा कि आप होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे, तो पूरे हिंदुस्तान ने एक साथ खड़े होके उनकी बातों को माना और होली जैसा पावन पर्व है उसको नहीं मनाया। उसके बाद 13 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, लेकिन तबलीग जमात का जो मरकज़ है वहाँ की जो दलीलें आ रही हैं वो बेहद खोखली हैं, उनके अंदर दम नहीं है। वो सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो तरह तरह की बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गलती नहीं है। ये सरासर तबलीगी जमात के मरकज़ के हेड मौलाना साद की गलती है। और 2 दिन से लगातार एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने एक बेहद खतरनाक बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर मौत आए तो मस्जिद में आके मरे, तो इससे बेहतर मौत कुछ हो नहीं सकती। मुझे लगता है कि ये इंसानियत की गिरती हुई पराकाष्ठा का सबसे बड़ी बात आज के डेट हमारे समाज में हो सकती है। उनका ये सेंटेंस ये बताता है कि वो जानते थे कि यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं और कोरोना वायरस का जो संकट है उससे लोग ग्रस्त हो जाएंगे, लोग बाहर ना जाएं, लोग वहीं पर मरे। इसके पीछे की मंशा क्या थी, इससे तो वो वाकिफ थे। इनका ये बिल्कुल वाकिफ थे। अगर उनके अंदर किसी तरह का की चोरी नहीं है तो अब वो फिरार क्यों है? FIR हो गई है, उनको सामने आना चाहिए और उन्हें तो ये कहना चाहिए उनके अपने फॉलोअर्स से जिन्होंने इतनी बड़ी गलती करी है कि देश के हर सूबे में, हर राज्य के हर छोटे छोटे शहर और जनपद में वो पहुंच चुके हैं। वो लोग अपने आप को वहां के हेल्थ के अधिकारी, वहां के पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करें, सामने आए और अपने आप को क्वारंटाइन कराएं, आइसोलेट हों। प्रफुल्ल जी, यासीर का कहना है कि उनको गिरफ्तार भी किया जाए, वो सामने आए, अपनी गिरफ्तारी करें, लेकिन आज उस मौलाना की गिरफ्तारी से जो 6 मौतें तेलंगाना में हुई जो इस तबलीगी जमात में शामिल थे, जो श्रीनगर में 1 मौत हुई जो तबलीगी जमात में शामिल थे, जो आज तकरीबन 57 केसेस जो पॉजिटिव पाए गए हैं तमिलनाडु में, उसमें से 50 लोग वो हैं जो तबलीगी जमात में शामिल थे और ऐसे बहुत सारे केसेस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि एकदम से जो इजाफा हुआ है उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण वही है कि तबलीगी जमात में जो लोग शामिल थे इसकी भरपाई उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। लेकिन इसके पीछे की क्या आपको मंशा दिखाई देती है? ये एक लापरवाही है या इससे बढ़कर कुछ? यासिर साहब ने जैसे कहा कि तबलीगी जमात का हमें पहले तो माइंडसेट समझना चाहिए। तबलीगी जमात जो है वो ये समझना चाहिए कि वो देश की संकल्पना को नहीं मानती है। ठीक। वो बेसिकली इस्लामिक ब्रदरहुड की कंसेप्ट के साथ जुड़ी हुई है। वो संविधान और कानून की व्यवस्था को नहीं मानती है। इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल कर आया, आप लार्जर नैरेटिव में देखें, चाहे रांची में जो हुआ, चाहे चेन्नई में जो हुआ, चाहे और जगह पे भी तबलीग के जहां जहां पे इस तरह के एक तरह से कॉन्ग्रेगेशन हुए हैं, वहां का यदि हम नैरेटिव देखें तो हमें ये ध्यान में आता है कि 40 देशों से टूरिस्ट वीजा पर आए हुए प्रीचर्स वहां पे छुपे हुए थे। तो ये अपने आप में बड़ा स्कैंडल है। छुपे हुए थे नहीं, आप टूरिस्ट वीजा पे आए थे तो आप रिलीजियस किसी एक्टिविटी में, वही मैं कह रहा हूं, किसी गतिविधि में नहीं, आप शामिल हो सकते और हैं? जब ये सब लॉकडाउन और ये सारी चीजें शुरू हुई तो उनको छुपाने का भी प्रयास हुआ। तो एक तो आप इलीगल काम कर रहे हो और फिर उसके बाद जब निकलने की बारी आती है तो उसको ढांपने के लिए सारी चीजें भी कर रहे हो। तो इसका एक हिस्सा ये हुआ। दिल्ली का जो हुआ है पिछले 48 घंटे में, हमें इसकी सेंसिटिविटी इसलिए समझनी चाहिए कि पूरे भारत भर में लगभग 1000 केसेस बढ़े हैं। 929 से आज हम 1957 तक पहुंचे हैं। अकेले तमिलनाडु में आज का आंकड़ा जो है वो अभी का लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूं 124 पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं जी। और उसका मेन कारण जो यहां से तबलीग के कांग्रेगेशन से इकट्ठा होकर गए हुए ये है। मैं इसको देखिए, किसी को भी इस समय में किसी भी इशू को ना पॉलिटिकल करना चाहिए ना कम्युनल करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि इस समय की सेंसिटिविटी क्या है। हमने इन्फोसिस के एक एम्प्लॉय का ये देखा
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो समाज में इस तरह इस समय मदद के लिए भी आ रहे हैं, वो भी रिलीजियस ग्रुप्स है। तो हमें आज ये समझना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है और कौन गैर जिम्मेदार है, हमें इस पर सोचना चाहिए। तो गैर जिम्मेदाराना ये जो हरकत है, मुझे लगता है कि तबलीग की सोच में है, क्योंकि उनको अपनी रिलीजियस ब्रदरहुड, अपनी रिलीजियस एक्टिविटी से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लगता। और ऐसे सोच वाले संगठन पर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई हो, और दो अलग अलग मुद्दों पर हो। एक, मैंने जैसे कहा कि इलीगल एक तरीके से वीजा पर, टूरिस्ट वीजा पर आए हुए लोगों से, 40 देशों के लोगों से रिलीजियस प्रीचिंग की एक्टिविटीज करवाना पूरे देश भर में, ये अपने आप में इलीगल है। और जब पूरे देश भर में ऐसी आपदा की स्थिति हो, महामारी की स्थिति हो, ऐसी समय 3-3 बार वार्निंग मिलने के बाद भी, देखिए दिल्ली पुलिस के सामने समस्या है, केंद्र सरकार के सामने समस्या है। इस समय ऐसी कोई भी घटना होती है, आज हमने मधुबनी में देखा, मधुबनी में अल्टीमेटली जब पुलिस पर पथराव होने लगा तो पुलिस को भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन ऐसी स्थिति में फिर अलग से नैरेटिव होगा कि भाई किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इससे हमें बचना है, अभी कोरोना से मिलकर लड़ना है। यासी जी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमने देखा तमाम लोग ऐसे सामने आए जो विदेश से आए और उन्होंने अपने आप जाके अस्पताल में बताया कि वो विदेश से आए हैं, अपने सेल्फ क्वारंटीन की बात की, और फिर उन्होंने अस्पतालों में जाके बताया कि नहीं, हमें शायद ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं तो हमें आइसोलेशन वार्ड में रहना चाहिए। हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे जो प्रफुल्ल बता रहे हैं, समाज के तमाम हिस्सों से लोग बाहर निकल के आए मदद के लिए, इस संकट को कम करने के लिए, जैसे वो कर सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि 2000 से ज्यादा लोग शामिल थे यहाँ पर? कोई एक ऐसा इस तबलीगी जमात में जो शामिल हुए, आपने कहा कि एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, आपसे एक अलग राय रखते हैं प्रफुल्ल इस पूरे विषय में। क्या आपको लगता है कि कहीं ये संजीदगी थी कि कोरोना वायरस का संकट कितना बड़ा होगा? वो तमाम लोग अपने साथ उन संकटों को लेकर राज्यों में गए हैं। पुडुचेरी में 2 मामले जो सामने आए हैं, वो उन्हीं दोनों लोगों के आए हैं जो तबलीगी जमात में शामिल हुए। देखिए, मैं प्रफुल्ल केतकर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आपने जब मुझसे ये सवाल पूछा कि तबलीगी जमात क्या एग्जैक्टली है, तो मैंने उसके सवाल के जवाब में दिया। उसका जवाब था कि इन लोगों ने जो 100 साल का इतिहास है उसको मैंने बताया, लेकिन जो गलती उन्होंने करी है, और देखिए क्यों गलती करी है, एक जिद है जो अभी बात कह रहे हैं केतकर साहब कि एक उनकी सोच में जिद है। नहीं तो आप बताइए कि जो क्या है? ये जिद इसलिए इसलिए है कि कहीं ना कहीं इन जैसे जो ग्रुप हैं उनको लगता है कि भारत के अंदर उनके मन के मुताबिक वाली सरकार नहीं है। पिछले 6 साल से, क्योंकि मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं, और आप देखिए कि जो हमारे अपने अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मैं उनको बड़े नज़दीक से फॉलो कर रहा था। इधर 4-5 दिन से मैं देख रहा था, जब से कोरोना का मामला सामने आया है, कोविड-19, उन्होंने तमाम रिलीजियस लीडर के कई सारे उदाहरण पेश किए हैं। उनके ट्विटर पे आप जाएंगे देखेंगे तो उन्होंने बताया है। लेकिन उसके बाद भी उनका जो जिद है, मौलाना साहब, तबलीगी जमात के जितने कारकुन हैं, उन लोगों की वजह से आप समझने की कोशिश करिए। कहने का मतलब है कि उनका जिद ये है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन के 21 दिनों की बात करते हैं और जनता एक साथ खड़ी होती है उस लॉकडाउन में, तो कैसे इस पूरी कोशिश को नाकाम किया जाए? बिल्कुल, इसलिए कि मुझे जहां तक जानकारी है, हमारे पास भी पूरी रिसर्च टीम है, तबलीगी जमात का जो सबसे बड़ा, तबलीगी जमात को अगर कोई सपोर्ट करता है तो जो भारत की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और उनके नेता। और आप समझ सकते हैं कि जब वो किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनकी मानसिकता कैसी होगी। नहीं तो आप बताइए कि कैसे कैसे एग्जाम्पल आए। ये कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग फंस गए। अरे आप अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, उदाहरण लेना है, तो RSS की प्रतिनिधि सभा जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है भारत के अंदर, उन्होंने लॉकडाउन से पहले अपनी सभा को स्थगित कर दिया, ये भी बताया। और उसके बाद भी तमाम अथॉरिटी, तमाम डॉक्टर्स, आप जैसे बड़े पत्रकार सारे चैनल के थ्रू ये बार बार कह रहे हैं कि एक जगह इकट्ठे नहीं होइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और सारे संगठन, मीडिया, तमाम लोग कह रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा ना हो। लेकिन उससे भी बड़ी बात है प्रफुल्ल, जब 13 मार्च को दिल्ली सरकार कहती है कि 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे,
16 मार्च को दिल्ली सरकार कहती है 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, 19 मार्च को दिल्ली सरकार कहती है 20 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। तो क्या इनमें से कोई भी हिदायत, कोई कानून, कोई गाइडलाइंस कुछ भी नहीं फॉलो करनी थी? नहीं, देखिए मैंने जैसे कहा कि इस देश को देखने का नजरिया तबलीगी का क्या है। तबलीगी के लिए ये देश तो काफिरों का देश है, वो तो प्यूरिटी की कंसेप्ट को मानते हैं, और प्यूरिटी जो है वो सिर्फ उनके इंटरप्रिटेशन का जो इस्लाम है वो प्यूरिटी है। वो तो भारत के मुसलमानों को भी पूरा मुसलमान नहीं मानते। वो तो भारत में प्रचार ही इसलिए कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को, जो हिंद के मुसलमान हैं, उनको प्योर करना है, प्योर बनाना है। लेकिन जम्मू कश्मीर को तो तबलीगी जमात बहुत मानती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो सोच है, इस सोच की तह तक जाना चाहिए, और इस पर हमें कलेक्टिव रिस्पांस, यासिर साहब जैसे लोग हैं, लेकिन मुस्लिम समाज में बहुत सारे ऐसे ग्रुप है, ऐसे इंडिविजुअल्स है जो इस सारे षड्यंत्र को देखते हैं। मुझे लगता है कि उनको सामने आकर ऐसे फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करने की जरूरत है। पूरे विश्व भर में इनका जो नेटवर्क है, देखिए तबलीगी जमात ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, ये मेनली धर्म का प्रचार करती है तबलीगी जमात, रिलीजियस सोशल ग्रुप है जी। इनकी लीडरशिप भी अभी तक बहुत लो प्रोफाइल काम करती रही है, और इनका जो पेनिट्रेशन है रूरल इंडिया तक वो बहुत सटल लेवल का है। ऐसी स्थिति में इनका इस तरीके से 800 से ज्यादा विदेशी लोगों को भारत में लाकर, क्योंकि इस बीच में यदि इनके बीच में विदेशी, देखिए ये केवल भारत के लोग इकट्ठा होकर ये हुआ होता तो शायद इसकी वजह से इतना ना फैलता। मैं विदेशी एंगल को इसलिए ज्यादा अंडरस्कोर कर रहा हूं, ये भी दिखाई देता है कि लोगों को बढ़ चढ़कर इस तरह की असंवेदनशीलता की भर्त्सना करने की भी जरूरत है आज की तारीख में। मैं आपके माध्यम से मौलाना साद से कहूंगा, अगर वो देख रहे हैं कहीं से भी तो वो सामने आए, क्योंकि आपने जो गुनाह किया है उस गुनाह को आप कबूल करें। वैसे तो नहीं है, लेकिन उनको कबूल करना होगा। मुझे लगता है कानून भी सख्ती से कार्रवाई करे, कानून सख्ती से कार्रवाई करे, साथ ही साथ उन तमाम लोगों पर करेगा जो विदेशी आए थे, जिन्होंने वीजा के नियमों का उल्लंघन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए। और एक बार फिर हम देखते हैं कुछ और खबरों को भी। कोविड-19 पर ताजा अपडेट जो आया है वो हम आपको बता देते हैं कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के संक्रमण के 386 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ये वृद्धि राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के फैलने की दर को नहीं दर्शाती। इस बढ़ोतरी में निजामुद्दीन मरकज की घटना प्रमुख वजह रही। दिल्ली में तबलीग जमात के 1800 लोगों को 9 अस्पतालों और क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है। संक्रमण के मामले रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन ही एकमात्र उपाय है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का लॉकडाउन एकमात्र उपाय है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूर रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों की जांच सुनिश्चित करने के लिए गहन अभियान चलाया जा रहा है। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। और वही प्रवासी मजदूरों को संक्रमण के खतरे से बचाने और उनके हर संभव सहायता की समीक्षा की जा रही है। 24 श्रेणी के मेडिकल उपकरणों को आवश्यक दवाओं की श्रेणी में रखा गया है। मेडिकल उपकरण उत्पादक पिछले 1 साल के दाम के मुकाबले 10% से ज्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते। तो ये तमाम निर्देश भी दिए जा रहे हैं। लगातार राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ सबको मिले, कार्गो मूवमेंट बिना किसी रुकावट के जारी रहे, इसकी भी हिदायत दी गई है। 21,000 से ज्यादा राहत केंद्रों में 6 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। एम्स के डॉक्टर और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ईमेल पर तकनीकी जवाब भी दे रहे हैं। एम्स और संयुक्त सचिव ईमेल पर जानकारी देंगे। उधर रेलवे ने रेल कोच में आइसोलेशन वार्ड बनाया है। आईसीएमआर की प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों में 4,562 नमूनों की जांच की गई है। देश में जांच का स्तर कुल क्षमता का 38% है। आईसीएमआर की कार्यरत प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 126 की गई है। मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं की संख्या भी 49 से बढ़कर 51 हो गई है।
यानी कि सामूहिक स्तर पर कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में हर क्षेत्र में भारत अपने आप को, अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कई जरूरी निर्देश राज्यों को दिए गए। इन निर्देशों में राज्यों को अगले सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लागू करने के लिए कहा गया है। योजना के तहत लाभार्थियों के लिए नकद हस्तांतरण किया जाएगा। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए योजना को धीरे धीरे क्रमवार तरीके से लागू किया जाना है। बैठक में यह भी बताया गया कि लॉकडाउन को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए बिना किसी रुकावट के माल की अंतर्राज्य आवाजाही की अनुमति दी जाए, यानी कि आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंचे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे सामानों की आपूर्ति बनी रहे। केरल आधिकारिक खबरों को ही चलाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने मीडिया जगत से जुड़े संस्थाओं को चिट्ठी लिखकर फैसले को सभी पक्षों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण से जुड़ी खबरों के मामले में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन से कहा है कि वह सभी मीडिया संस्थानों तक सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की जानकारी पहुंचाए जिसमें कोरोना से जुड़ी केवल उन्हीं सूचनाओं को छापने या प्रसारित करने को कहा गया है जिनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी हो। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के डर के चलते हुए पलायन के मामले में सुनवाई के बाद आदेश दिया था कि मीडिया केवल आधिकारिक सूचना का ही प्रसार करे। भारत के प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए कहा था कि कोविड-19 वायरस संक्रमण के साथ साथ भय और अफरा तफरी का माहौल भी घातक है, जिसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह लोगों के सवालों के जवाब देने और उन तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए एक अलग यूनिट स्थापित करे। सीजीआई ने फेक न्यूज और गलत जानकारी को वायरस के बराबर ही खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों के पलायन के पीछे भी फेक न्यूज एक बड़ी वजह थी। सीजीआई ने WHO के डीजी के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने फेक न्यूज को इन्फोडेमिक कहा था और कहा था कि एपिडेमिक के साथ साथ पूरी दुनिया इस समय फेक न्यूज के इन्फोडेमिक से भी जूझ रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वह फेक न्यूज को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत अफवाह फैलाने वाले को 1 साल कैद या जुर्माने की सजा दी जाए। प्रशासन के आदेश न मानने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई हो। हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य, सार्वजनिक प्राधिकरण और नागरिक केंद्र द्वारा समय समय पर जारी आदेशों का पालन करेंगे। उधर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश भर में 22,88,000 से ज्यादा लोगों को भोजन, पानी, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं और शेल्टर होम में रहने वालों की काउंसलिंग के इंतजाम भी जल्द किए जाएंगे। प्रवासी कामगारों के पलायन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों के बंदोबस्त पर संतोष जताते हुए कोर्ट ने कहा है कि वह आगे भी इन इंतजामों की समीक्षा करता रहेगा। सुधाकर दास के साथ विकास सारथी, टीडी न्यूज, दिल्ली। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बच्चे अपने घरों पर बिता रहे हैं वक्त और दे रहे हैं क्या संदेश। Hello friends, to save from coronavirus, wash your hand properly, use mask and use sanitizers. कोरोना इससे तुम भी डरो ना, हाथ अच्छे से तुम धो ना, हाथ अच्छे से तुम धो ना, हाथ मुंह पर मत लगाओ ना, हाथ मुंह पर मत लगाओ ना, कोरोना इससे तुम भी डरो ना। Use sanitizer and mask while sneezing and coughing. Use tissue paper and maintain social distance.